खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ होंगे जनाब मियाँ शाहिद साहब। मगर पहले रन डाउन और कुछ खबरें बड़ी दिलचस्प। PTI बानी के बगैर कौमी सलामती के इजलास में शिरकत नहीं करेगी। कल हमने अर्ज़ कर दिया था कि जनाब सलमान अकरम राज साहब बड़े अहम आदमी होंगे, मगर ज़ाहिर है इमरान खान से ज़्यादा अहम नहीं है। मगर आज उस पार्टी के एक बड़े लीडर वकास साहब ने कहा कि जनाब ये इमरान खान साहब जब तक उस इजलास में नहीं बैठेंगे ये इजलास नहीं होगा। और हमारी नाचीज़ राय भी यही थी, क्योंकि खान साहब को हम जानते हैं और जो ज़ाहिर है दोनों तरफ से एक सख्त मौक़िफ़ हैं, दोनों अतराफ़ से जो असल अतराफ़ हैं, बाकी तो बीच में शामिल वाजा हैं। फवाद चौधरी साहब आजकल अपनी हमारे दोस्त हैं, हमारे कुलीग भी हैं, मेरे आलमोस्ट ग्राई भी हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो हाथ छोटे हैं, क्योंकि हमारे इलाके के सारे लोग ही हाथ छोटे होते हैं, मगर हाथ छोटे होना नहीं चाहिए। अर्ज़ ये है कि फवाद चौधरी साहब अपनी साबिक़ जमात पर बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, क्या मसला है? वो एक ज़ाहिर है शुरू में उन्होंने एक अजीब एम्बैरसिंग सिचुएशन भी थी उन पर, और मैं उसको उन पर गिला भी नहीं करता। उनकी प्यारी प्यारी बच्चियाँ और उनकी बीवी जिस मुश्किलात से गुजरी, ज़ाहिर है कोई आदमी भी वहाँ पर जाके जो है वो कंप्रोमाइज़ कर सकता है। मगर उसके बाद वो खान साहब और के दरमियान यानी कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं PTI, मगर PTI में जो इस वक्त लोग बाहर मौजूद हैं, क्योंकि एक ज़ाहिर है वो रिश्ता तो नहीं है जो PTI के अंदर खान साहब बैठे हैं। हर वक्त तो मिल तो नहीं सकते अपने पार्टी के ऑफिस बेयर से, मगर वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये इल्ज़ाम मुमकिन है दुरुस्त हों, क्योंकि ज़ाहिर है हर दौर में यही होता रहा है। मगर इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही ये जो एक बात बड़ी अजीब होती है कि पाकिस्तान में 70 अरब का सोना निकल आया। अच्छा, मैंने एक दफ़ा एक TV प्रोग्राम, हमारे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा बुरा बना लिया था। उन्होंने कहा था हमें बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं, मुश्किल फ़ैसले कीजिए, हमने तेल महंगा किया। मैंने कहा यार इस तरह ना करें, यार ग्रामर का मसला है, मुश्किल फ़ैसले नहीं हैं, आसान फ़ैसले हैं। मुश्किल फैसले तो तब हों जब आप अपने $16 बिलियन के पग छोड़ दें। आप हमारी जेब पे डाका मारते हैं रोज़, बिजली तेल सब कुछ महंगा करके। बड़ा मुश्किल फैसला कि यह आसान फैसला है कि अपना माल ऊपर से $16-17 बिलियन UNDP हैज़ सेड कि वो आप ऊपर से साइफन ऑफ करके कहते बड़ा मुश्किल फैसला है, मैं आपको कत्ल करने लगा हूँ। मैं ये तो खैर मुबालगा ही कर रहा हूँ। तो ये इसी तरीके से 70 बिलियन का सोना निकल आया। अच्छा, सोने को तो मारे गोली। इस मुल्क में मट्टी तो है ना, हर जगह पे मट्टी है। मैं मट्टी क्यों कह रहा हूँ? यहाँ पे हज़ार लाखों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, फ्री पड़ी हुई है। कभी हमने सोचा कि हम गरीब आदमी को भी प्लाट दें, उसको दे दें? किसको मिलता है? कोई साफ़ी प्लाट लेके दाएं हो जाता है, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट लेकर हो जाता है। यहाँ ये वाक़यात भी हुए कि PM साहब से एक साफ़ी ने कहा कि जी मैंने प्लाट तो दे तजे, मैं मकान की भी बनावागा, और क्या और ले लें, माजी की बात करूँ, वो बेच के अपना बना लें। तो ये इनके राइट्स है। तो ज़्यादा ये हमें गुच्चा ना दिया करें। ये 70 निकल आया है, यहाँ भी अपनी लैंग्वेज ठीक करें। हुक्मरानों का 70 अरब डॉलर का सोना निकल आया, तो निकले है। हमारी पर्ची तो बेशक खाली निकलती है पिछले 70 साल से। तो ये मामला है, इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूरोप अपने शहरियों को अमेरिका जाने से क्यों रोक रहा है? ये बड़ी आसान सी बात है। आज मैंने एक गार्डियन की स्टोरी थी, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जिसका मुझे नाम नहीं आता, कोई छोटी मोटी गलती होती है वीज़े में, या आप छोटी मोटी गलती होती है आपके किसी डॉक्यूमेंट में, ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो होता है, तो उसको 2 हफ्ते अंदर रखा एक गंदी सी जेल में, और उसको 2 हफ्ते अंदर रख के उसके साथ मैल ट्रीट किया। और उसके बाद, ये एक वाक़या नहीं है, ये कई वाक़यात इस तरह के हुए हैं। और उसके बाद हथकड़ियाँ लगा के उसको अपने घर में भेजा। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इस पर हम आज मिल के बात करेंगे। मगर मुझे ज्वाइन किया मियाँ शाहिद साहब, जो ज्वाइन नहीं करते हैं हमेशा में, हमारे को होस्ट। थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब। हमने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया था कि हजूर कोई नहीं, जो PTI जो है वो वाज नहीं हो रही, और ख़ान साहब जो हैं वो बिल्कुल उनमें कोई हमें लचक नज़र नहीं आ रही। वो कब के जो है वो किसी जहाज़ में बैठ के सऊदी अरब या कहीं और चले गए होते, लेकिन ही हैज़ अ डिफरेंट बैटल सो टू से। तो अब आज जो हैं, क्या नाम है, वकास अकरम राजा साहब, भला सा नाम, उन्होंने कह दिया कि हजूर वो आएंगे तो हम बैठेंगे, वरना हम नहीं बैठेंगे। तो ये मेरे ख्याल में हमारा पर्सपेक्टिव ठीक ही था मियाँ साहब। देखिए काजी साहब, ये एक राय है। आपने देखा कि जब सलामती कौंसिल का इजलास हुआ था, कमेटी का इजलास, पार्लिमानी कमेटी जो हुई थी, उससे पहले एक दिन पहले वकास अकरम राजा साहब ने वकास साहब ने कहा था अकरम साहब ने कि हम नहीं जाएंगे, और फिर बाद में कहा कि हम जाएंगे। तो ये राय जो है वो बदलती रहती हैं, और ये राय भी बदल जाएगी, क्योंकि PTI के अंदर से जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए, और दीगर आवाज़ें भी जो है वो यही आ रही हैं कि अगर कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जाता है तो हमें जाना चाहिए। और इस हवाले से बानी PTI को भी पैगाम रसानी हो चुकी है। सलमान अकरम राजा जो कि मिलने गए थे बानी PTI से, उन्होंने भी जाकर ये बात जो है वो बानी PTI से कही है।
कि हमें उस कमेटी में जाना चाहिए और इस हवाले से बानी पीटीआई का दोबारा जो है वो भी राय ली जाएगी और उनसे हुक्म लिया जाएगा, हदायत ली जाएंगी। मुझे लगता है कि जब ये इजलास बुलाया जाएगा तो पीटीआई जाएगी और जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो इसमें हम किरदार अदा करेंगे। वो बानी पीटीआई से तो नहीं बल्कि पीटीआई की क़यादत से मुलाकात जरूर करेंगे इस हवाले से। मियां साहब देखें, जो दिल लगती है, हम सच्ची बात कहें ना तो हम किसी एक पार्टी के वर्कर हैं ना उधर हैं, हम मैं साफ़ी हैं मामूली से। कोई पीटीआई नहीं है बगैर खान के, किसी लीडर का कोई हवाला नहीं है इस वक्त, ठीक, एज लॉन्ग एज ही इज़ इन जेल, बिकॉज उसको उसका कद उसको लीडर बनाने वाले ये खुद हैं। ये मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ने उसको लीडर बनाया है। या एक जो रियासती ढांचा था उस वक्त जिसने इसको हटाया था, जिसमें मैं बाजवा साहब का नाम भी ले लेता हूँ। हजूर, कोई एक आदमी 2 इंच अगर खान साहब से हटेगा तो अवाम के दिलों में वो मुमकिन है 200 किलोमीटर या से भी ज़्यादा दूर चला जाए। अनटिल अनलेस खान साहब नहीं कहते तो ये नहीं होगा। आज की तारीख तक मेरा ये ख्याल है कि वो नहीं कहेंगे, ये उनको बाहर नहीं लाएंगे, क्योंकि ये बाहर लेकर अगर आते हैं तो एक ऐसा यूफोरिया होगा और उसकी एक ऐसी होगी कि शायद इसको ये मैनेज करना सरकार के लिए मुश्किल हो। तो मैं समझता हूं कि अगर पीटीआई का एक किस्सा टूट कर फॉरवर्ड ब्लॉक चला जाता है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है जी, MNAs MPA सारे लोग भी उसमें चले जाते हैं, बट उनका पॉलिटिकल कैपिटल उनका बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा अगर वो खान साहब की मर्ज़ी के खिलाफ जाते हैं। हाँ, कल 1 जून बदल जाए जिसे कहते हैं उर्दू में, या उनकी एक बिल्कुल काया पलट जाए और वो खान साहब कहेंगे नहीं जी आ जाएं, तो ये अलग बात है। ताहाल जो मेरी खबरें हैं वो खान साहब इसमें नहीं आ रहे, और वकास अकरम जो कह रहे हैं बेसिकली वो खान साहब की राय को ही आगे पेश कर रहे हैं। बहरहाल आपकी भी राय है, हम देखते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन सो फार मेरा ये ख्याल ये है कि ये परिवर्तन मसला मामला ये है कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, सर देखें उनसे मुलाकात करने कौन जाता है? सलमान अकरम राजा साहब जाते हैं, बाकी मुलाकातें उनसे नहीं हो रही किसी की भी। और सलमान अकरम राजा साहब जो है वो खुद कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए। मेरा ख्याल है और मेरी खबर ये है कि जो बानी पीटीआई है उनको कायल कर लिया जाएगा कि वो हदायत जारी करें। हदायत के साथ मशरूत इससे होगा कि बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। मुलाकात हो जाएगी और फिर जो पीटीआई है वो इस इजलास में जाएगी। लेकिन काजी साहब ये कैसे होगा? आप जो बात कर रहे हैं, बानी पीटीआई तो जेल में है लेकिन पार्टी तो लड़ रही है आपस में, जो है इनकी इतनी लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है कि अंदर से सिर्फ इख्तलाफ राय नहीं है बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम हो रहा है। पंजाब में आलिया हमजा को दिया गया एक इख्तियार, वहाँ उसके खिलाफ काम हो रहा है। जुनैद अकबर के खिलाफ जो है वो काम हो रहा है, और इसके अलावा जो है वहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं। फवाद चौधरी ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। यहाँ पे मैं आपसे ज़बान जो है वो 1000% एग्री करता हूँ। मगर आपको मैं एक बात बता दूं, जब इलेक्शन हो रहा था तो क्या हुआ था, जिसके नाम का इशारा भी मिला तो उन्होंने जमानतें जब्त करा दी इनकी। ये जो मिडिल टीयर के जितना ये स्टफ इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है ना, खान साहब की ये कमजोरी भी है, क्योंकि ये नजरियाती कमजोरी है। जो मेरा असूली मौक़िफ़ है कि अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर आज ना एक आर्टिकल, आइन की एक आर्टिकल बताऊंगा कि जो आप मैंडेट तो चोरी हुआ, अवाम का मैंडेट कहाँ चोरी हो रहा है वो मैं आज आपको सुनाऊंगा, जिसकी वजह से कोई बड़ी मीनिंगफुल यहाँ तहरीक नहीं बन पा रही डिस्पाइट अ ह्यूज पॉपुलैरिटी ऑफ बानी पीटीआई। मगर ये दरमियान के टीयर के जितने लोग हैं ये सारे के सारे मुस्लिम लीग नून में शामिल करा लें, इसका नाम PTI 2 रख लें, उसकी अहमियत नहीं होगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सीरियसली उनको ऑन बोर्ड लेने के लिए सोचना होगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि उनके तो नाम से खौफ आता है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो तो कहते हैं भाई ये किसी तरीके से खुदा न खास्ता मैं गलत मादूम हो जाए, कहीं और किसी और सैयारे पे इनको भेज दें, इतने ना हों। तो जब ये आपका एटीट्यूड होगा तो इस इंतहाई क्रिटिकल जंक्चर पे, जहाँ मैशत का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, हमें इनसे औदा बरा होना है, जहाँ हमारे फौजी जो हैं वो कुर्बानी और शातें दे रहे हैं, और इनके ठीक कहा था उस आखिरी मीटिंग में, लेकिन सारा मलबा उन्हीं पे पड़ता है। जो बानी पीटीआई हैं सर, काजी साहब बानी पीटीआई तो बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे फिलहाल। वो उनकी जो जेल है वो लंबी है, लेकिन मामला जो है उनके पीछे जो उनकी जमात है वो क्या कर रही है? आपने देखा कि फवाद चौधरी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग होता था, अदालतें फिक्स होती थी, और जो सलमान अकरम राजा जो है वो जहाँ पेश होते थे, हामिद खान पेश होते थे, वो उनके मर्जी के जज होते थे। वो क्या बातें कर रहे हैं, वो सारी कलई खोल रहे हैं।
और ये वही बयानिया है जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। क्या फवाद चौधरी जो है वो मुस्लिम लीग नून के बयानिए को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? क्या वो उस बयानिए को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जब कहा जाता था कि अदालतें मैनेज होती हैं, वो फैसले जो है मैनेज होके आते हैं? मियां साहब ये तो ऐसी है ना जैसे हम कहा करते थे कि अपना कैसा फवाद चौधरी का उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन देखें उनके जो भाई हैं फैसल चौधरी, वो इमरान खान के वकील हैं, वो आज भी वो इमरान खान की वकालत करते हैं उनको हटा दिया गया के बाहर, और वो जब उनको वहां मिलने नहीं दिया गया तो उनको हटा दिया गया। अब यही लड़ाई जो है वो हो रही है। बाबर अवान जो है वो क्यों लड़ रहे हैं? बाबर अवान जो है वो क्यों मायूस है? उनको भी जो है वो वहां से हटा दिया गया। मियां साहब, एक बड़ी डिमोनाइजिंग कैंपेन पूरी रियासती मशीनरी ने और सरकारी मशीनरी ने इस्तेमाल की। क्या क्या नहीं किया? तोशाखाना भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, वो भी डाल दिया। तो क्या कर लिया आपने? ये तो ऐसी है ना जैसे हम दुआ मांगे अल्लाह करे दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ जाएं। तो वो कीड़े ना मैं डाल सकता हूं ना फवाद चौधरी साहब डाल सकते हैं। जिस खान का एक ही प्रॉब्लम है, वो ये कि ओनली वन थिंग कैन लेसन और मे बी डिमिनिश द पॉपुलैरिटी ऑफ खान, एक आध इक़्तिदार। जिस तरह पहले इक़्तिदार में 3.5 सालों में मुस्लिम लीग नून वाज सेट टू विन द इलेक्शन, क्योंकि दोबारा उसी नहज पे लोग चले गए थे और वही देगों वाला कल्चर और एक एक प्लाट पे, जिस तरह हमारे एक दोस्त साफी कहा करते थे मेरे शो में ही कि जो ये 10-10 हज़ार वोट जो है जी मुबैना तौर पर क्योंकि दोबारा सियासत वापस जा रही थी डीपोलिटिसाइजेशन की तरफ, तो ये हो सकता था। तो मेरे ख्याल में अभी ये जरा एक अभी तो कोई नजर नहीं आ रही सर, टेढ़ी खीर है। मियां साहब कोई बात नहीं, मैं कहता हूं ना करें तो भाई फिर अकेले करके अपना इजलास करके लॉ एंड ऑर्डर ठीक क्या करना है? खान साहब अगर ना भी नहीं भी आते तो सिचुएशन तो जमीन पे ठीक करनी है, वो फौज ने करनी है, वो हमारे जवानों ने करनी है, या इस पॉलिटिकल एलीट से हो सकती है, या ये देखो ना उनको ना बुलाएं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इजलास होना है, एक इजलास होना है सर, एक इजलास होना है। उस तरफ से इशारा आ चुका है पीटीआई की जानिब से भी कि उनको बुलाया जाए, वो आएंगे। ये इजलास होना ज़रूर है, क्योंकि इस तरह की जो बातें बयानात हुए हैं ये ऐसे बयानात नहीं हुए। दूसरी बात का जो आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई फ़िलहाल तो बात नहीं बन रही और वो बात नहीं बननी, और पीटीआई के अंदर ये माहौल है कि पीटीआई के जो लोग हैं, कारकुन हैं, बल्कि अरकान जो असम्बली हैं, वो दूसरी पार्टियों में जगह ढूंढ रहे हैं, दूसरी पार्टियों से बात कर रहे हैं, पार्टियां नहीं मान रही। यार पार्टी की क्या बात है यार? जो रहनुमा हैं उनके बारे में उनके बारे में मुझे ब्रेक लेनी है, बारे में काजी साहब ये खबर है कि वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून से भी बात की, पीपल्स पार्टी से भी बात की, दोनों ने इनकार कर दिया। भाई बात सुने, ये उनका चॉइस है, जाएं, वजारत भी मिल जाएगी, मगर क्या है अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके दिखाइएगा। हालात इस तरह के हैं। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं तो बात करते हैं ये क्या होता है। कभी $70 का सोना निकल आता है, कभी नहीं निकल आता है, और हमारा क्या निकलता है। अभी गर्मियाँ आ रही हैं और हम अभी इस गलीज़ हवा से निजात थोड़ी सी पाई थी, और अब बिजली के आने वाले बिल हमें रात को सोने नहीं देते। ये है वो सोना जो हमें मिलता है और हमें मिलना है। इस ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं और फिर इंटरनेशनल खबरें भी हैं। वेलकम बैक। ये जी आजकल सुना है मियाँ साहब वज़रा एक दूसरे को बड़ी दे रहे हैं जी, सोना निकल आया, उधर वो निकल आया, इधर लॉटरी निकल आई, ये हो गया, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया, आज थले चला गया है। तो ये कहानियाँ तो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं। अनटिल अनलेस एनीथिंग डजंट ट्रांसलेट इनटू द वेलफेयर ऑफ अ कॉमन पर्सन, तो हम इसका क्या करें। मतलब मैं आज की इस डिस्कशन शुरू होने से पहले मैं एक आइन की एक छोटी सी आर्टिकल है जिसे 38D कहते हैं, मैं अंग्रेज़ी में साथ साथ उसका तर्जमा करके सुनाता हूँ कि इस मुल्क के अवाम को क्या चाहिए और क्यों यहाँ पर कोई बड़ा से बड़ा लीडर कोई ऐसी मूवमेंट नहीं बना पा रहा, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल डिस्कोर्स से ये बातें बाहर हैं। इसमें बाद में आते हैं, लेकिन मैं आर्टिकल 38D का तर्जमा सुनिएगा। प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें यानी रियासत जो है वो मुहैया करेगी, सच एज फूड जैसा कि खुराक, क्लोथिंग, कपड़े, हाउसिंग, मकानियत, एजुकेशन, तालीम एंड मेडिकल रिलीफ, और जो इलाज की सहूलत फॉर ऑल सच सिटीजन, ऐसे तमाम शहरियों के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड और रेस, यानी रेस, सेक्स, जिनसे हट के हर किसी को एज आर ये है मियां साहब, एज आर परमानेंटली और टेम्परेरीली अनएबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड, जो किसी वजह से मुस्तकिल तौर पर या आर्जी तौर पर अपना रोजगार कमाने से कासर हों, किस वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ इन्फर्मिटी, कि वो इतनी कमज़ोर हो जाएं, वीक हो जाएं, सिकनेस, बीमार हो जाएं,
और अनएम्प्लॉयड, या वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर वो नहीं कमा सकते, तो ये तमाम चीज़ें रियासत प्रोवाइड करेगी 38D 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनके नीचे से इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जनाब ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है। गोया प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का मतलब यह है कि दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग हेल्ड इन ओबेंस, यानी ये एक सस्पेंडेड है, ये आइन का ये हिस्सा ये सस्पेंडेड है इस पे। आप 70 अरब का सोना निकाल के खा जाएं, ले जाओ घर ले जाओ, बाकी भी तुम्हारे को भी ले जाओ। हमें जो आइन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, और मियाँ साहब यही चीज़ एक्सप्लेन करती है। ये मैं मान लेता हूं कि जितनी बुरी तरह 2024 का मैंडेट चोरी हुआ, अगर चोरी ना होता और इनको मिल जाता सारा दे दो, और नहीं होना चाहिए था, बहुत ज्यादती की, हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन क्या ये चीज़ें अवाम को मिलनी थी? ये कोई अश्योरेंस और गारंटी देगा कि यार ये आइन है, एडे बड़े तुम लीडर हो, कॉन्स्टिट्यूशन रोज सेनेट में तकरीरें करते हो, उधर जाके तकरीरें करते हो, होया हमारी ये 38D पढ़ के एक बंदा सियासत तो करे। तो ये $70 बिलियन की जो हमें कहानी सुना रहे हैं, ये अपनी आप जेब में रख लें। इस मुल्क के आम आदमी को 38D की ये सहूलतें दे दें जो आपने आइन में लिख कर रखी हैं, जो मुत्तफिका 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सब ने साइन कर रखा था। मियाँ साहब अब ये तो मैंने मेरी अर्ज है, क्योंकि जब मैं सुनता हूँ ना, आज यह निकल आया, जो निकल आया, आज ये निकल आया, और सान तक कोई बीमारी निकल आती है। ये अब ये सोने का क्या मामला है? ये रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, ये तो निकला हुआ है और इसका सौदा तो हो चुका। ये अगर 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन का है तो 5-6 ट्रिलियन हमें भी मिल जाएगा, क्योंकि बाकी माल तो बाहर ही गया है जब से गया है, जो भी हमने मुआहदे किए। जी मियाँ साहब देखें कायद साहब, जो बात आप कर रहे हैं वो फलाही रियासत की बात है, और फलाही रियासत ही कायद आज़म का ख्वाब था, अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, जो कि पूरा नहीं हो सका। और बदकिस्मती है कि ये नहीं हो सका, आइन में भी लिखा हुआ है। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हैं वो तो हैं, और इस वक्त अगर अब भी हुकूमत जो है वो इस तरफ चल पड़ी है तो बड़ी बात है। अभी कल जो है, पहले ये बातें थी कि रिकॉर्डिक में इतना सोना है, इतना तांबा है, कल बाकायदा तौर पर फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो सामने आ गई है। OGDCL की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया, उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिक में 60-70 अरब डॉलर का सोना और तांबा वहाँ पर मौजूद है। और इस हवाले से ये बताया गया, ये फिगर भी बताया गया है कि 13.1 मिलियन टन तांबा और 17.9 मिलियन टन औंस सोने की पैदावार मतवक्के है, और 2028 तक इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। साहब ये हमारे पास तो नहीं है ना, और दीगर कंपनियां जो हैं वो इस पर सरमायाकारी करने जा रही हैं। एक वजाहत कर देना, अगर तो आपने इसका ठेका दे दिया जो कि हम दे रहे हैं, तो फिर ये हमारा तो ना हुआ, हमें कोई थोड़ा सा ऊपर से जो है वो थोड़ा बहुत यही होता रहा है ना। आज तक जितनी मादनियात यहाँ से निकल के जाती रही हैं, या क्या नहीं कायद साहब ठेका पूरे का पूरा नहीं दिया गया, ठेका जो है वो परसेंटेज पे है। हमारे पास जो हुकूमत पाकिस्तान के पास है मेजर ठेका, इनके पास ही शेयर इनके पास ही है। बाकी जो सऊदी अरब की भी इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, और दीगर मालिक जो है वो भी इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी माइंस है। इस पर जो है वो अकेला पाकिस्तान खुद जो है वो इसको मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए इसको मुख्तलिफ शराकतदार जो है वो इसमें आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है कायद साहब, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर है, वो खबर मैं दे दूं, फिर अपनी राय सर आप रहनुमाई कीजिएगा कि पाकिस्तान में ना सिर्फ ये जो एक्सप्लोर हुए हैं और इस फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो सामने आई है, बल्कि इस पर जो है वो टोकन जो है वो जारी करने के लिए, टोकन करेंसी जारी करने के लिए कल एक ब्रीफिंग हुई है, हाई लेवल ब्रीफिंग, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है, और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान इस पर टोकन जो है वो जारी कर सकता है, टोकन करेंसी, और $1 अरब का फौरी तौर पर पाकिस्तान को जो है कैश फ्लो मिल सकता है। और 37 साल के लिए इस कान की जो है वो पैदावार है, तो 37 साल में कैश फ्लो जो है पाकिस्तान को मिलेगा। और अगर पाकिस्तान जो है वो अपने डैम्स उन पर टोकन जारी कर दे, और डिजिटल करेंसी जो है वो अपने मोटरवेज पर कर दे, और साथ साथ जो टेलीकॉम की इंडस्ट्री है उस पर कर दे, तो पाकिस्तान को सालाना $3.8 अरब का जो है वहाँ से रेवेन्यू मिल सकता है। और इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, और वो कमेटी जो है वैल्यूएट करेगी कि पाकिस्तान को टोकन जो है वो कितने जारी करने चाहिए। ये जो टोकनाइजेशन है कायद साहब, इस तरफ दुनिया भी जा रही है, और चीन ने बड़ी तादाद में, मिकदार में टोकन जो है करेंसी और डिजिटल करेंसी जो उसके तरफ जा रहा है, और अमेरिका भी जा रहा है। और इसमें जो टोकनाइजेशन है, ये कहा जा रहा है कि वो डॉलराइजेशन पर हावी हो जाएगी, और इसको उसका मुतबादल समझा जा रहा है। मियां साहब, मैं देखिए मियां साहब, आई कंसीड टू ऑल द आर्गुमेंट्स दैट यू हैव पुट फोर्थ। मैं तो सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ, मेरे पास पिछले 12, 15, 14, 17, 18 साल से जिस तरह से मैं ये हम्बल सी मेरी रिप्रेजेंटेशन होती है TV पर, और भाई बिजली सस्ती होगी, वो तो 30 पैसे से ज़्यादा, 28 पैसे से ज़्यादा नहीं होगी। तालीम मिलेगा,
मुझे बताएं, ये परसों बात हुई कि जनाब हम जो नेट मीटरिंग में जी हम आपको 27 रुपए वाला जो रखेंगे, नहीं आप उनका नहीं जी, आप वो भी नहीं हो सकता। ये जो आपने फैसला किया है कि जनाब आप टैरिफ नीचे कराएंगे, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो बड़ी बड़ी मोटरें बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी मंडी यहाँ वसी होगी, उनकी जो मंडी यहाँ पे वसी होगी। तो मुझे ये बताएं, अगर टैरिफ गिराना कोई इतनी अच्छी चीज़ थी तो फिर अमेरिका टैरिफ ऊपर क्यों लेके जा रहा है, चाइना क्यों ऊपर लेके जा रहा है, कनाडा ऊपर लेके क्यों जा रहा है? और वो जो है, और जब ये नीचे आ रहे थे तब भी हमने कहा था वारदात हो रही है। जब हमने गैट साइन किया, बाद में जिसका नाम WTO रख दिया, हमने कहा ये लोकल इंडस्ट्री का बुरकस निकल जाएगा। इतनी इतनी बड़ी जायंट्स और मल्टीनेशनल के सामने हमारी छोटी छोटी नौ मौलूद इंडस्ट्रियां और जो हमारा नेशनलिस्ट एक सरमायादार है उसका बुरकस निकल जाएगा। इंडिया ने नहीं किया, इंडिया ने तामीन रखी जिसे प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से टाटा बना, बिरला बना, आज वहां जैगवर बनती है, आज वहां बेंटले बनती है, मर्सिडीज बनती है, उनके यहां अपनी बनती है। मगर हमने क्या किया, हमने जो है ये छकड़े, बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, छकड़े बना के बेच रहे हैं अपनी आवाम को। ऐसा है, ऐसा मौजूद है। तो मियां साहब बात ये है, पाकिस्तान में ऐसा मौजूद है, हमारी हुकूमतें ऐसा करती रही हैं। इस वक्त जो है हालात खराब हैं, लेकिन आज देखें कि जो सोलर की जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी थी, कायद साहब जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी थी, जो वज़ीर बातदबीर अवैस लगारी साहब बड़े जोरों शोर से उसको लागू करने वाले थे, आज काबीना ने उसको मुस्तरद कर दिया है। ये बड़ी अच्छी खबर है कि काबीना ने उस सोलराइजेशन पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा है, और वज़ीर आज़म जो है वो काबीना के साथ मिल गए कि काबीना के अरकान ने इसकी मुखालफत की और साथ ही वज़ीर आज़म ने अपना मौक़िफ़ जो है काबीना अरकान के साथ मिला दिया। उन्होंने कहा कि इसको दोबारा इसकी नज़रसानी की जाए और ये जुल्म है कि जो सार्फिन से 10 रुपये में बिजली ली जानी है वो 27 रुपये में ही मिलेगी, और जो सोलराइजेशन है ये उसी तरह जो है वो जारी रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, कायद साहब जो बजट आ रहा है उसमें एक बड़ी खुशखबरी ये आ रही है कि कस्टम ड्यूटी जो है वो कम होने जा रही है और कुछ टैक्सेस कम होने जा रहे हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज जो है कम होने जा रही हैं, गाड़ियां सस्ती होने जा रही हैं। गाड़ियां जो है वो 10 से 20 लाख रुपया जो है गाड़ी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि इससे जो है वो 80% तक जो है टैक्स कम होने जा रहा है। कल मैं कल आपको डाटा दूंगा कि पाकिस्तान की आबादी के कितना % है जो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। बाकी तो एक बैडी सी मोटरसाइकिल जिसकी आगे बत्ती नहीं होती, पीछे नंबर नहीं होता और उसको खड़ा करके रास्ते में एक पुलिस का ट्रैफिक का सिपाही जलील भी कर रहा होता है, उसके पास तो वो है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपने नहीं बनाई। चंद नुमाइशी मनसूबे बनाए जिसमें इसका अगर फोरेंसिक ऑडिट किया जाए तो पता नहीं केड़ा केड़ा अंदर, मैं यकीन करें जिस तरह कहा था ना शायद खकान अब्बासी ने कि अगर इस तरह एहतसाब हुआ, ये वो कह रहे, मैं नहीं कह रहा, सारी असम्बली अंदर हो जाएगी। बात यह है कि जब तक रियली नीचे आप कुछ ट्रांसलेट नहीं करते तो आपको ना बानी PTI भी रात को ख्वाबों में आके डराया करेगा और आप कोई इस तरह नहीं कर सकेंगे। कोई नहीं है ऐसा, हर जगह पे जो है वो अब मुझे बताएं, काबीना को कहें कि कैपेसिटी पेमेंट पे पाबंदी लगा दें और काबीना को कहें कि उन बंदों के नाम बताएं जिनका ताल्लुक सियासी खानवादों से है और वो बिजली बनाने के इस लफ्जी कारोबार में, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं से यही कहूँगा क्योंकि अवाम के मफाद के खिलाफ ये मुआहदे हुए हैं, इस पर तो सबका कंसेंसस है। इवन चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हमारे पास आए, बड़े बड़े सरमाया उनकी बॉडीज़ के आए, उन्होंने कहा कि ये वारदात बंद करो, हमारी इंडस्ट्री खत्म हो रही है। कहें काबीना को पहले तो लिस्ट जारी करें जो बार बार कहा जाता है ताकि पता लगे सच है या झूठ है, किस सियासतदान का कोई ताल्लुक है किसी IPP से या नहीं है। अगर नहीं है तो भाई उनको पकड़ो जो गलत इल्जाम लगा रहे हैं, या फिर ये कहें कि जी आज से बात नहीं देते, या ये कहें फोरेंसिक ऑडिट कराते हैं। साहब इसमें काम तो हो चुका है ना, आज कायमा कमेटी का इजलास, एक बड़े आपके जो अहदेदार हैं उनके फरजंदे अर्जुमंद भी कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं। साहब नहीं साहब कोई अमली बात कोई नहीं ना, जमानी जमा तफरीक तो होती रहेगी। हम भी हाँ जी फरमाइए। आज कायमा कमेटी का इजलास हुआ, वहां यह बताया गया कि 2,500 अरब रुपए से जायद की कैपेसिटी पेमेंट अब नहीं ली जाएगी। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। और यह भी आज इंकशाफ हुआ कि अगर IPPs जो हैं वो सालसी अदालत में जाएंगे तो हम फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे। और यह भी इंकशाफ किया गया कि 29 IPPs के साथ बातचीत चल रही है, कुछ के मुआहदे खत्म हो चुके हैं। यह भी बताया गया कि आइंदा आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पर बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान बाकायदा किया जाएगा। और आज काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है कि बिजली की कीमतें कम की जाएं और CPPA को कह दिया है कि वो वर्किंग लेकर जो है वो आइंदा इजलास में आए और उसमें ऐलान किया जाएगा। और ये भी आज ही बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम हो रही हैं। और कायद साहब जो आगे होने जा रहा है वो इसमें कोई शक नहीं कि जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन रिलीफ आगे मिलने जा रहा है।
मेरी अर्ज़ सुन लेना, ये मेरी इस बात का आपकी बात से ताल्लुक़ नहीं है। एक दुकान पे मैंने गलती से 2 मोबाइल रख दिए, 2 ही उठा कर चुप के ले गया, कोई बात नहीं। मैं उससे भी दरख्वास्त करता हूँ, अगर वो मुझे सुन रहा है तो आ जा, मैं तेरे साथ बातचीत करना चाहता हूँ। भैया साहब क्या बातचीत करनी है इनके साथ? बातचीत हो सकती है उन लोगों से, कोई गलती होगी हो, कोई ये हो गया, ये तो सीधी वारदात फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हुई है, इस पर बातचीत क्या होनी है? खोलो, फोरेंसिक ऑडिट करो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, जिन्होंने मुआहदे किए थे उन्हें भी कटहरे में लाओ, जिन्होंने जो माल बनाया है उनसे भी उगलवाओ, जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने उगलवाया था सऊदी अरब में। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। ईरान क्या कर रहा है? जो उसने एक वीडियो जारी की है जिसमें बेशुमार जो है उसका एक विलेज है जिसमें सिर्फ मिसाइल पड़े हुए हैं, क्या मैसेज दे रहा है ईरान अमेरिका बहादुर को और दुनिया के समझ जा रही है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब, मैं 2 बातें आपसे, क्योंकि एक डेवलपमेंट है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कुछ मेहमान जो हमें देखते हैं उनमें से 2 एक एक्स टॉप ऑफिशियल हैं, उन्होंने मुझे अभी फ़ोन किया प्रोग्राम देखते हुए, सैयद नईरुद्दीन अहमद साहब। उन्होंने कहा 2 इशू और भी हुए कैबिनेट में। एक तो ये हुआ कि इन IPPs को कहा गया कि अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो हम आपके खिलाफ फोरेंसिक ऑडिट कर देंगे, तो और आपको पता है कि उसमें आप मारे जाते हैं। तो ये पहला सवाल तो ये कि आप अब क्यों नहीं करते? और सेकंडली, जो बेगास के साथ एक मुआहदा हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि 235 अरब रुपए की बचत होगी और आइंदा से जो है, मगर उससे पहले जो वो बिजली बनाते रहे हैं और उस गन्ने के फोक से बनाते रहे हैं और पैसे आयल के लेते रहे हैं, तो उसके पैसे और रिफंड कौन देगा? ये हम कल के लिए स्टोरी स्लाट करते हैं, मगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, कोई मेहरबान हमें देख रहे थे तो उस पर हम कल बात करेंगे। मगर जो अब इंटरनेशनली मियाँ साहब बात यह है कि यूरोप ने बड़ा बजा तौर पर ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी है, यूरोप के बेशतर ममालिक ने, कि भाई आप अमेरिका जो है साढ़े तो न रहना, अपने सामान की सवारी खुद हिफाजत करें। और जब मैंने स्टोरी को अंदर जाके एक्सप्लोर किया तो एक नहीं कई एक ऐसे केसेस निकले कि होता है एयरपोर्ट पे कभी कोई माइनर चीज़ हो या कोई इस तरह की इशू हो तो वहाँ पे 2-2 हफ्ते लोगों को जेल में रखा जाए। ये इसकी गार्डियन की स्टोरी है, ये गार्डियन की स्टोरी है, मैंने आज फेंकी भी थी इसमें हमारी जो वेबसाइट। तो उसमें एक तो ये है, और वाकई मैं समझता हूँ कि ये एक इन अकाउंट्स को पढ़ के बंदा बड़ा परेशान होता है, नंबर 1 बात। नंबर 2, तो हमने कल 2 स्टोरियाँ की थी, मगर मियाँ साहब इसके साथ ही हमने आज इस सेगमेंट में एक स्टोरी और भी करनी है क्योंकि वक्त बड़ा कम है। वो ये कि ईरान की या क्या ये ऑफिशियल एक वीडियो आई है जो उनका मिसाइल या विलेज है जिसमें पता नहीं हज़ारों और कितनी तादाद में अंदर मिसाइल्स पड़े हुए हैं। ये क्या उन्होंने किया? ये तो एक रिस्क भी तो हो सकता है ना कि अगर ये ऐसी साइट है कि जिस पर हमला हो सके। और फिर आज हमने ये भी हमने खबर पढ़ी कि ये अगर एटम प्रूफ साइट है तो ये इन्होंने ये भी अपने मसल दिखा रहे हैं। उधर हम देखें तो यमन पर पै दर पै हमले किए गए और वो भी अमेरिकन इंटरेस्ट को अटैक कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से रेड सी में हम मारेंगे उन जहाज़ों को जो यहाँ से सामान वगैरह लेके जा रहे हैं। तो मियाँ साहब एक अजीब सी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पैदा हो गई है कि अब अफ़गानिस्तान जाते हुए शायद बंदे इतना ना डरें। मैं मुहावरतन या गुलूस से काम ले रहा हूँ, मुबालगे से काम ले रहा हूँ शायद, कि अब अमेरिका जाते हुए भी हम डरेंगे कि यार किधर अफ़गानिस्तान वाला हाल तो नहीं होगा हमारा। मियाँ साहब जी कायद साहब, मैंने भी वो वीडियो देखी है और उस वीडियो को देखने के बाद मैंने कुछ इस हवाले से जानकारी भी की है, और उस वीडियो के हवाले से जो बात आई है सामने कि ईरान के अंदर कुछ ऐसी साइट्स मौजूद हैं जो कि किसी के इल्म में नहीं है, और ईरान ने कुछ ऐसे जगहों पर जो है वो अपना असला या ऐसी जगह पर स्ट्रेटेजिक एसेट जो है वो रखे हैं कि जो सेटेलाइट पे भी नहीं आते, और ईरान में ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर किसी को एक्सेस नहीं है जाने की। और ये वीडियो जो है इसके मतलब अगर देखा जाए तो वहाँ पर बाकायदा बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो हैं, और ये जो ज़मीन दोज ये डिपो और या सिटी कह लिया जाए इसको तो कम नहीं होगा, जिसमें गाड़ी से मुआयना जो है वो किया जाता है। जो पैदल चलने की वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ये जगह है, और वहाँ पर बाकायदा रॉकेट लॉन्चर हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल हैं, और मिसाइल जो हैं वो बड़े जदीद तरीन मिसाइल जो है वो रखे गए हैं, और असला जो है वो इतना है कि वहाँ इसको इतना महफूज बनाया गया है और इतना जो है वो मजबूत बनाया गया है कि वहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर एटमी हमला भी हो जाए
तो ये जगह जो है महफूज रहेगी और उसके बाद ईरान के पास दोबारा स्ट्राइक करने के लिए बाकायदा तौर पर उसके पास कुमक होगी और असला होगा कि वो उस मुल्क पर स्ट्राइक कर सके और दोबारा जवाबी हमला कर सके जिसने उनके ऊपर हमला किया है। तो इस हवाले से साफाराई बाकायदा सब हो रही है। अब मुझे एक और बात है, जो ट्रंप जो है वो अड्डा लेने चाह रहे हैं। मियां साहब, एक जिस वक्त खत आया था, ट्रंप का खत आया था और उसको दरखोर इतना ही नहीं समझा और बड़ी हकारत से उन्होंने कहा कि हम भाई बात नहीं करना चाहते। जब इनका डिप्टी वजीर खारजा शायद ईरान का जब चाइना गया था, ये पिछले दिनों की बात है, तो तब भी मुझे ये हुआ कि यार कोई सामान तो ज़रूर है जिसकी बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि ये, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ईरान पे एडवेंचर होता है तो ईरान इज़ केपेबल ऑफ करेंगे ह्यूज डैमेज या लॉस जो कर सकता है। और आज फिर उसने ये बताया कि हमारे पास ये है, तो ये तो मामलात बातचीत से ही हल होने चाहिए। वैसे ये हर आदमी को मेरा ज़ाती तौर पे यही मशवरा है कि बातचीत से ही हल करें। तो ये अपना मियां साहब, और दूसरी तरफ ये देखें जो हाउसीज हैं या जैसे अंग्रेजी में, मुझे नहीं लगता कि बातचीत से मामलात हल होंगे, क्योंकि अमेरिका ने भी अपनी सफ़राई शुरू कर दी है और दूसरी जानब मशरिक़ वस्ता में ईरान ने भी अपनी सफ़राई शुरू कर दी है। आपने देखा कि बागराम की जो हवाई अड्डा है वो क्यों लिया जा रहा है, उसकी वजह क्या है, और ट्रंप ने ये बाकायदा कहा कि हम उसका कंट्रोल लेना चाहते हैं ताकि पड़ोसी के खतरे से निपटा जा सके। पड़ोसी कौन है? ईरान है या चीन है या पाकिस्तान है? तो कौन सा खतरा है उनको, अमेरिका को? और इन ममालिक की आज खबर आई कि उन्होंने कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। 70 से ज़ायद कंपनियां जो है पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान की भी उसमें कंपनियां मौजूद हैं, चीन की भी हैं। तो ये जो पाबंदियां, और अरब अमारात की भी हैं, तो ये जो पाबंदियां लग रही हैं ये क्यों लग रही हैं? वहाँ पर जो है वो हवाई अड्डे क्यों लिए जा रहे हैं? और दूसरी जानब यमन पर जो है वो हमले किया जा रहे हैं, और यमन ने जो जवाबी हमले किए हैं 8 घंटे उन्होंने उन हमलों का जवाब दिया है। यमन के पास आप देखें, यमन के हौसी जिनको बागी कहा जाता है, जिनको बिल्कुल ये कहा जाता है कि वो बिल्कुल वो कमज़ोर हैं, उन्होंने 8 घंटे उसका मुकाबला किया। तो जहां सफराई वहां से हो रही है, वहां जो सफराई यहां से भी हो रही है, जवाब आ रहा है। बाकायदा एक और खबर आई है कायद साहब कि अमेरिका के अंदर एक इजलास हुआ है, उनकी जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने एक इजलास किया है। वहां पर बताया गया है कि चीन जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और चीन किसी भी वक्त जो अमेरिका की एआई और जो फौजी ताकत है उसको मात दे सकता है, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर वहाँ पर एक इजलास हुआ जिसमें बताया गया कि 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी एआई पावर के तौर पर चीन जो है वो आ जाएगा और अमेरिका को वो असले के ज़ोर पर भी जो है वो मात दे सकता है और एआई के मैदान में भी मात दे सकता है। उसमें CIA के लोग भी थे, उसमें जो है नेशनल एजेंसी उनकी जो है इंटेलिजेंस एजेंसी उनके डायरेक्टर्स भी थे, और उनमें वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना भी थे। ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। उनको इस कमेटी को बताया गया कि चीन का जो है वो असर और रसूख बढ़ रहा है और उनके असर और रसूख से अमेरिका जो है बड़ा खौफजदा है। साहब, अब जो देखें फ्यूचर में जो आप वारफेयर भी है ना, वो भी अब साइबर होगा। मिसाल के तौर पे इस पर मैं दोबारा काम करते हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने एक चीज़ देखी थी कि भाई आप चूँकि सारे का सारा तो कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं, अब तो ये कहते हैं कि फ्यूचर की जंगें भी रोबोट्स लड़ेंगे। और इससे पहले आप देख रहे हैं कि फ़ौजियों को आप तेज़ी से ड्रोन जो हैं वो फौरी उनको रिप्लेस कर रहे हैं। मगर बात यह है कि ये आज की जो रूलिंग एलीट है, बजाय इसके कि इन तमाम साइंसी जो हासिलात हैं इनको ह्यूमैनिटी के इसको भी कब्ज़े ग्रुप में, ये कब्ज़ा ग्रुप ही मैं समझता हूँ, ये कब्ज़े ग्रुप ही हैं दुनिया पे। तो ये मेरा मतलब ये है कि इनको इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया जाए। और जो चंद क्रेज़ी लोग जो हैं वो ऊपर पहुँच चुके हैं क्रेज़ी ऐद में, अल्लाह ताला उसको हटाने की हमें तौफीक अता फरमाए और ये तमाम साइंसी इजाज़त इंसानियत के मफाद में इस्तेमाल हो। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।